आप लोगों ने अलग अलग सोशल मीडिया के चैनल पेज से आपने देखा था, आज आप लोगों के सामने है और सबसे पहले हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। स्वागत के लिए हमारी जो कल की तैयारी थी वह अधूरी रह गई थी और अच्छा हुआ कि अंकल आंटी भी आ गए। शुभम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिशन। अंकल आपका ही बहुत बहुत आपने जो है अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से शुभम जी को तो सुना ही था, उनके मम्मी पापा को भी सुने होंगे रीजनल लैंग्वेज में भी। तो थोड़ा समय जो है वो हम लोग कोशिश करेंगे उनके प्रश्नों को ले। सबसे पहले जो है स्वागत के लिए जो है एक और परंपरा हम लोग की होती है 100 देकर। ये आपका और कोई गर्ल्स आ जाएंगी, उनकी मम्मी को सम्मानित करने के लिए स्वागत करेंगे। हालांकि मोमेंटो देने का परंपरा जो है वो लास्ट में होती है, लेकिन लास्ट में आप लोग जो है आइए लास्ट तक जो है आप लोग आप आइए इधर आ जाइए सर, अंकल के तरफ आ जाइए। हाँ आप हो जाएगा, मेरे साथ आ जाइए। वही से बताइए तो पकड़े नहीं है। आपका ये आवाज आ रही है, सब लोग बैठ जाइए। तो सबसे पहले हम आज शुभम कुमार जी का स्वागत करते हुए, उनके मम्मी पापा का स्वागत करते हुए, जितने भी यूट्यूब और फेसबुक चैनल से जुड़े हुए हैं अभी सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। और आपके जो एक वीक से जो प्रश्न आए थे, स्पेशली कल से जो प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों को हम एक एक करके लेंगे ताकि उसका जवाब जो है वो मिल जाए। तो शुभम कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मिशन 50 प्लेटफॉर्म पटना के प्लेटफॉर्म पर। और कुछ प्रश्न जो है पहले ले लेते हैं कॉमनली, फिर बच्चों को बोलेंगे। पहला प्रश्न यह है कि टॉपर बनने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या था? रिजल्ट देखने के बाद ऐसे विश्वास नहीं हो रहा था कि टॉप कर गया है। एक बार देखा फिर दोबारा देखा, फिर अपने चेक करवाया, फिर पापा को कॉल किया तो भावुक भी हो गया और अच्छे से बता भी नहीं पाया कि पापा जो है रिजल्ट आ गया और टॉप कर गया। अच्छा, पहले आप ऑलरेडी सिलेक्टेड थे इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज और सीधे जो है एकाएक छलांग लगा के टॉप पे बैठने के बाद अपेक्षाएं जो है आपसे बढ़ गई है। खास तौर से जो यूथ हैं, पूरे कंट्री के यूथ, न केवल बिहार के, जो ये चाहते हैं कि आप उनको बताएं कि कैसी तैयारी करनी है कि टॉप तो नहीं बने, कम से कम सक्सेस हो जाए, ये इसके मेरिट लिस्ट में आ जाए। वो आप तरीका मुझे बताइए। आई थिंक फोकस भी यही होना चाहिए कि आप टॉप करने के लिए कोई भी तैयारी नहीं करते हैं। जो भी तैयारी होता है उसमें ये बस ये रहता है कि किसी तरह लिस्ट में टॉप 70 में आ जाए या जो भी है कि IAS बन जाए। एंड जो ये जंप होता है कि रैंक का जो जंप है वो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट मेरा बस ये एम था कि मैं कंसिस्टेंटली मेहनत करूँ, रिजल्ट की चिंता ना करूँ। इनफैक्ट जब रिज़ल्ट आने वाला था और जब इंटरव्यू का डेट मेरा 9 सितंबर था, तो 9 सितंबर और 24 सितंबर का रिजल्ट आया, तो उस दौरान मैं प्रीलिम्स की भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता
कि कौन सा रैंक आएगा, एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा। सो इवन तो एग्ज़ाम रिसेंट गया था, बट तैयारी आपको जो है वो कंटिन्यूस रखना पड़ता है कि आप कंसिस्टेंटली 2-3 साल आप मेहनत करते हैं, फिर रिजल्ट तो बस उसी का मतलब एक एंड गोल होता है। सो आई थिंक आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए कि आपको कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना चाहिए। और शुभम जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक इंजीनियर को जब आर्ट्स पेपर पढ़ना पड़ता है तो उनके लिए कितना मुश्किल होता है कि आपने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पेपर रखा, पीओटी जो है वो इंजीनियरिंग से अलग है, उसके बाद आप देखेंगे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये सब डिफरेंटली जो है बिल्कुल अलग है, जहाँ पे सीधे आप कैलकुलेशन से सीधे आप आ जाते हैं आर्ट्स पेपर में। कितना मुश्किल होता है जो भी इंजीनियर या आईटी बैकग्राउंड से या फिर टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको ये जानने की उत्सुकता है कि आप कैसे इसको मैनेज करते थे, या पहले स्टार्टिंग आपने कैसे किया, और जब रैंक एक एंथ्रोपोलॉजी से। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ आईटी बॉम्बे से 2018 में, तो लास्ट सेमेस्टर से मैं तैयारी स्टार्ट की थी। तो उस समय ये सोचा कि क्योंकि मेरा सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा डिसेंट था, तो मुझे लगा कि सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शन रख लेते हैं। तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग 2018 के अटेम्प्ट में सिविल इंजीनियरिंग रखा। बट ये पूरा प्रिपरेशन जो है उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है कि आपके लिए क्या अच्छा है। आपकी इंटरेस्ट और लाइकिंग भी टाइम के साथ चेंज होता है। सो जब 3-4 महीने प्रिपरेशन में आ गए तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा उसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया, क्योंकि फिर सोशल साइंस काफ़ी पढ़ने लगे, फिर पेपर काफ़ी पढ़ने लगे, तो फिर इंटरेस्ट आया कि सोशल साइंस का सब्जेक्ट भी ले सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट उधर रुझान आ रहा है। जब 2018 का प्रीलिम्स दिया और तभी हुआ नहीं, तो मैं सोचा कि अब ऑप्शनल जो है वो काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल मार्क्स में। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑप्शनल चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो स्ट्रेंथ था और इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग से दूर जा रहा है। एंड जब भी आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो ये थोड़ा मन में रहता है कि 2-3 अटेम्प्ट तो अच्छा, 2 अटेम्प्ट तो कम से कम अच्छे से दे लूँ। सो उसमें 3 साल लग जाते हैं। सो आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए जिसको आप 3-4 साल अच्छे से पढ़ सकते हैं विद इंटरेस्ट। एंड उस समय फिर मैंने 4-5 ऑप्शनल जो है उसका सिलेबस देखा। मैंने लगभग 50 दिन मैंने दिया था अपना ऑप्शनल डिसाइड करने में। तो बहुत बड़ा टाइम होता है जब अगर आप 1.5 साल का अगर आप पूरा एक फ्रेमवर्क बना के तो 1.5 साल में आपको तैयारी करनी। तो मैंने लगभग 1.5 महीने दिए और सारे ऑप्शनल का सिलेबस देखा और फिर सेलेक्ट किया। मैंने 4 ऑप्शनल सेलेक्ट किए थे एंड में, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रो और साइकोलॉजी एंड PSI। सारे का सिलेबस देखा, थोड़ा उसके बारे में पढ़ा और फिर एंथ्रो के बारे में पढ़ा। अच्छा लगा तो और किताबें पढ़ी थोड़ी, क्योंकि आपको कंटेंट ऑनलाइन मिल जाता है। तो ट्रैवल अफेयर्स के बारे में पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। सो और फिर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बायो में भी था। सो अपना इंटरेस्ट देखते हुए, अपना स्ट्रेंथ एरिया देखते हुए और मैं GS में लिखने में अच्छा हूँ, ऐसा मुझे ऐसा लगा 6 महीने के प्रिपरेशन के बाद। तो मुझे लगा कि अगर मैं सोशल साइंस लेता हूँ तो मैं अच्छे से लिख पाऊँगा। और जहाँ तक डिफ़िकल्टी की बात है सर, मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मुझे इनफैक्ट और अच्छा लगा कि मुझे नए तरह का डोमेन पढ़ने का मौका मिला, नए चीज़ें का ज्ञान हुआ। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो ये सब तो ऐसा था कि एक अंधकार एरिया में था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि देश में क्या हो रहा है, देश का स्ट्रक्चर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, क्या देश में हो क्या रहा है। तो एक तरह से एक अलग ज्ञान हुआ। ऐसा लगा कि एक नया पूरा जो नॉलेज डोमेन था वो अनटच्ड था। तो वो बहुत मेरा जो नॉलेज है वो ब्रॉडन भी हुआ। शुभम जी, एक प्रश्न है कि जैसा सोशल मीडिया में आप पहले नहीं थे, बाद में आप IAS बनने के बाद जब आपने रैंक 1 लिया, उसके बाद आपने ट्विटर बनाया, ठीक है, आपके नाम से बहुत सारे फर्जी अकाउंट्स भी बनाए गए, जो भी हो वो उसके मतलब जो भी रहे। बट एक बात है कि आज का जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया में मैक्सिमम टाइम अपना देता है। और मैं हमेशा जब क्लास लेता हूँ बोलता हूँ कि स्वीट पॉइजन 1 से 2 घंटा दीजिए। सोशल मीडिया का यूज जब ये करते हैं तो जैसे भी कोई भी एग्जाम के लिए तो हजारों वीडियो हैं, और अगर सुबह से शुरू करें तो शाम तक वो वीडियो ही सबका देखते रहते हैं। तो ये वीडियो देखने का क्या कैटेगराइजेशन होना चाहिए, क्या कैटेगरी किस तरह से हमको देखना है कि हमें जो किसका वीडियो देखना चाहिए या किस तरह से, या आपने भी अभी स्टार्ट किया है तैयारी कराने के लिए टेलीग्राम पे, उसके बारे में बताइए कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, सोशल मीडिया का यूज कितना और किस हद तक होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, बाकी लोगों से कंपैरिजन आप मत करिए, आप खुद का प्रोग्रेस देखिए। जब मैं तैयारी स्टार्ट किया तो मैं टॉपर्स के जो ये होते हैं फाइनल मार्कशीट
वो मैं सामने देखा 3-4 टॉपर्स को देखा तो यार 1000 मार्क्स के आसपास 900 मार्क्स से अगर लाते हैं तो सिलेक्शन हो सकता है। तो उस एम तक पहुंचने के लिए आपको जो भी चीज़ आपको रोकती है उससे आप दूरी बनाएं। तो अगर मैं फेसबुक खोला जस्ट तैयारी जब स्टार्ट करा मैंने 2 जनवरी 2018 से स्टार्ट किया था 2 जनवरी से। सो फेसबुक स्टार्ट किया तो मैं 1 घंटा मेरा टाइम वहाँ गया। तो फिर एनालाइज हुआ कि यार ये तो गलत बात है, 1 घंटा वहाँ चला गया। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं फेसबुक को डीएक्टिवेट करूँगा और सोशल मीडिया पे नहीं रहूँगा। तो वो मेरा खुद का कॉन्शियस डिसीजन था। तो आपको आपके लिए जो भी चीज़ आपको अपने एम से रोकती है आप कोशिश करिए 2 साल तक आप माइंड को ऐसा ट्रेन करिए। माइंड को बहुत ईजिली फुसलाया जा सकता है। मैं अपने पूरे तैयारी में ये देखा। आप माइंड को बोलिए कि 1 महीने बाद, ठीक है 1 महीने तक मैं नहीं यूज़ करूँगा, 1 महीने बाद देखेंगे। फिर 1 महीने से 2 महीने हो गए, फिर 1 साल हो गए और अभी तो मन ही नहीं करता उतना यूज़ करने का। सो मेरा ये कहना है कि जो भी आप खुद एनालाइज करिए। और मैंने जो ट्विटर हैंडल बनाया वो फेक अकाउंट काफ़ी बन गए थे, इस वजह से मैं एक अपना पर्सनल अकाउंट बनाया शुभम KR_IAS है। आप फॉलो मत करिए वो ऐसे बता रहे हैं। आप बस टेलीग्राम का चैनल फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं वो साल भर जो है मैं वहाँ। अच्छा, ये टेलीग्राम पे 2-4 मैंने देखा है, आपके ट्विटर हो या टेलीग्राम हो, कैसे समझेंगे उसका बताना पड़ेगा कि ये हमारा जो है यूजर नेम है जिससे देख सकते हैं। अदरवाइज आपका अभी भी सर्च करेंगे तो आपके पिक्चर लगे हुए मम्मी पापा का वीडियो वगैरह वगैरह पूरा भरा पड़ा है सोशल मीडिया पे। तो आप निक नेम जो है वो बता दीजिए ताकि आपको जो है फॉलो उसी माध्यम से वो कर पाएँ। टेलीग्राम पे चैनल का नाम है शुभम कुमार स्ट्रैटेजी एंड नोट्स फॉर UPSC। बट ऐसा आपको 2-3 चैनल में मिल सकता है तो उसका लिंक में जाइएगा तो वहाँ पे एक काम करेंगे, वो हम आप लोगों को बता देंगे। हमारा मिशन 50 का भी चैनल है उसमें, और उसमें भी शुभम कुमार अवेलेबल रहेंगे जहाँ का आपको गाइड करेंगे। तो प्रॉपर जो है इनसे मैं पूछकर आप लोगों को कन्वे कर दूंगा, या फिर जो भी हमें अभी यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं हजारों जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता हो जाएगा। चैट बॉक्स में बता पाऊंगा। इसमें ये कि शुभम SHUBHM KR_IAS ये ट्विटर का भी हैंडल है और टेलीग्राम पे भी यही आईडी है। तो दोनों का सेम है भाई। और जब आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो वो मैं पर्सनली मैं लिखा हूँ, लंबा एक लिखा हूँ कैसे प्रीलिम्स अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो आपको पढ़ के लग जाएगा कि ये ऑफिशियल है। और वहाँ पे मैं अपने नोट्स भी शेयर करूँगा कि कैसे नोट्स करना पड़ता है। फिर मेंस के लिए भी जो भी लिंक वगैरह होगा जहाँ कहीं भी मैं बोलूँगा वहाँ पे लिंक मैं शेयर करूँगा। और ये पूरे प्रिपरेशन में मैं यूट्यूब देखता था। यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारे टॉपर्स के स्ट्रैटेजी मिल जाएंगे। सो एक तो आप स्ट्रैटेजी देख सकते हैं और कभी कभी आपको मन नहीं करता है क्या करें मोटिवेशन के लिए, आप बस खाना खाइए और यूट्यूब पर लगा दीजिए और थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाता है ऐसे लोगों को देखते हुए। तो वैसा कैसे शुभम जी, क्वेश्चन है कि जितने टॉपर होते हैं उतनी अलग अलग बुक लिस्ट होता है। अब बुक लिस्ट जो है आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे पीटी के लिए, मेंस के लिए, दोनों ही ध्यान से सभी लोग जो है नोट डाउन कर लेंगे ताकि ये यही पढ़ना है। ऐसा नहीं हो कि सब अलग अलग बताएंगे, मैं अलग बताऊंगा, ये अलग बताएंगे, या फिर दूसरे टॉपर अलग अलग बताएंगे। बुक सब अच्छी होती है लेकिन कौन सी सटीक टेक्स्ट बुक है वो आप बता दीजिए एक एक करके, वो लोग नोट डाउन कर लेंगे ताकि इनकी प्रिपरेशन सही दिशा में जाए। तो सारे टॉपर्स कुछ ना कुछ अलग बताएंगे आपको। तो मुझे भी ऐसा डाउट हुआ कि शुरुआत में काफ़ी सारे वीडियोज देखा तो सारे टॉपर्स अलग अलग बता रहे हैं। बट एक कॉमन आपको थीम दिखेगा सारे टॉपर्स में कि सारे लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस किया होगा, मॉक टेस्ट अच्छा दिया होगा, सोर्सेज एक ही रेफर किए होंगे, आंसर राइटिंग एक ही जगह से किया होगा, तो उस टाइप का रहता है। तो मुझे तो ऐसे 6-7 महीने लगे थे शुरुआत में डिसाइड करने कहाँ पे क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है। तो ऐसा हुआ था कि 2018 में मैं कोचिंग किया था विजन IAS से दिल्ली में। तो वहाँ पे जो बेसिक बुक्स होते हैं उसका वो जो है वो पढ़ा दिए थे क्लास में। इस वजह से मैं बेसिक बुक्स को भी ज़्यादा रेफर नहीं किया। पर जैसे मैं कहूँगा कि लक्ष्मीकांत है क्वालिटी में, तो वो मैं ऑलमोस्ट जो क्लास में जो सर पढ़ाए उसके अलावा जो टॉपिक्स रह गए थे उसको बस मैं रेफर किया। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मैंने क्लास में नहीं पढ़ा तो मैं स्पेक्ट्रम गाइड जो मैं बताता हूँ स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ा। देखिए ये आप डिफ्रेंशिएट करिए कि अगर क्लास में जो पढ़ाई हो गया तो मैं ज़्यादा उसको रेफर नहीं कर किया, मैं क्वेश्चन लगा के देखा, अगर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो मैंने लक्ष्मीकांत के भी टॉपिक्स छोड़ दिए। तो अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस जहाँ तक आता है आप वहाँ तक आप बुक को रेफर कर सकते हैं। फिर एंशिएंट मिडिएवल के मेरे खुद के नोट्स थे, आर्ट एंड कल्चर के खुद के नोट्स,
लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो मैंने सारे बुक लिस्ट देखा था और मैं फाइनलाइज किया था कि जो न्यू NCERT है क्लास 12 या 11 के 3 NCERT है, तो वो आप रेफर कर सकते हैं, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। वहाँ न्यू NCERT सब देखा जा रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। काफ़ी लोग आपको बोलेंगे कि ओल्ड NCERT भी पढ़ो, एंशिएंट, मिडिएवल, आर्ट एंड कल्चर का, फिर बोलेंगे तमिलनाडु का भी पढ़ो। मैं कहूँगा कि कोई एक चीज़ ही पढ़े। मोस्टली आप तो याद न्यू NCERT पढ़े या तमिलनाडु पब्लिकेशन का आता है वो पढ़े, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो मेंस में बहुत लिमिटेड है। जो आपका हिस्ट्री वाला पार्ट है, जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं पूरा हिस्ट्री मिला करके पेपर 1 में, 50-60 मार्क्स का पूरा वेटेज होता है, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। प्रीलिम्स में हिस्ट्री का ओवरऑल 14 to 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी अच्छा वेटेज होता है, तो उसमें आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है इकोनॉमी के लिए? सर इकोनॉमी में मैंने कोई बुक फॉलो नहीं किया था, मेरे कोचिंग के थोड़े नोट्स थे जो उसको आपने पढ़ा था। हाँ, और इसके अलावा देखिए इकोनॉमी जो है, मैं एक लाइन से बता रहा हूँ, अभी मैं प्रीलिम्स पे हूँ, मेंस पे मैं इकोनॉमी पे आप देखेंगे कि कुछ स्टैटिक पार्ट भी पूछता है, लेकिन बहुत हद तक डायनामिक पार्ट होता है। तो जैसे मैं न्यूज़पेपर अगर पढ़ता था तो सारे जो टर्म्स नए नए आते हैं, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी से थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, क्योंकि आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। सो जो इकोनॉमी का है वो डायनेमिक रहता है, बैंकिंग एरिया से पहले क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो क्लास में कि हाँ इकोनॉमी पढ़ाई, तो मैं क्या किया कि क्लास में मुझे पढ़ा दिया गया, तो मैं कोई बुक नहीं रेफर किया, मैं क्लास को ही के नोट्स को 2-3 बार पढ़ा, और फिर मैं क्वेश्चंस लगाए। क्वेश्चंस मैं लगाया तो मैं देखा कि 70% क्वेश्चन जो हैं जो स्टैटिक पार्ट के वो 4 है, तो फिर मैं कहीं और ज़्यादा इधर उधर भटका नहीं। और जो डायनेमिक पोर्शन है उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, फिर जो भी टर्म्स आते हैं न्यूज़पेपर में उसको गूगल करिए, ये हैबिट बना लीजिए। कुछ अगर नहीं आ रहा है तो गूगल करिए। और मैं क्या करता था, गूगल के बाद मैं टैब्स को ओपन रखता था मैं अपने फ़ोन पे, अगर मुझे याद नहीं हुआ कि ये टर्म्स क्या है तो मैं टैब्स ओपन रखता था। एनी टाइम मेरे फ़ोन पे लगभग 400-500 टैब्स ओपन रहते थे, तो बाद में अगर रिवीजन करने का हुआ तो फ़ोन में ऐसे करके पूरा रिवीजन कर लिया। यानी तो अगर मुझे टैब यूज़ करना है तो वहीं कोई एक नोटबुक बना लिया, वहाँ पर थोड़ा सा नोट डाउन कर। तो इनिशियली मैं ऑफलाइन नोट्स बनाता था, बाद में थोड़ा ऑनलाइन बनाने लगा, क्योंकि ऑफलाइन में आपके पेजेस इधर उधर हो जाते हैं। आप कंफर्टेबल हैं तो आप कहीं पे भी बना सकते हैं, कोई एक जगह बनाइए। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन आइज का मैगजीन फॉलो किया था, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, मंथली मैगजीन है। तो बट आप मैगजीन पे जो है वो बस डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि आप मंथ के एंड में इतना सारा इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। तो आप कंटिन्यूस आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर के लिए मैं द हिंदू पढ़ता था, बट फिर बाद में ऐसा हुआ कि हिंदू में थोड़े नेगेटिव न्यूज़ अच्छे खासे आने लगे, तो फिर मैं सोचा कि थोड़ा बैलेंस आउट करता हूँ, तो फिर मैं इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज आता है वो मैं पढ़ता था। और ये दोनों न्यूज़पेपर जो है वो मैं मेंस में भी पढ़ा, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैं कंसिस्टेंटली पढ़ा। प्रीलिम्स में कभी कभी होता था कि एक दिन मिस भी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश करें कि आप फॉलो कर पा रहे हैं एक दिन। पॉलिटिकल न्यूज़ ना पढ़ें, स्पोर्ट्स के न्यूज़ ना पढ़ें, जो काम के हैं, जो एडिटोरियल होता है और फ्रंट पेज होता है, बस उसमें आपको 45 या 50 मिनट्स लगेंगे। इनिशियली मैं 2 घंटे देता था टाइम, फिर उसको कम किया, फिर टाइमर लगा कर पढ़ता था। मेरे पास हमेशा एक स्टॉप वॉच होता था, गले में भी उसमें ये भी था, गले में भी डाल देता था, स्टॉप वॉच डाला। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि आपको पता होगा कि एग्जैक्टली आपका टाइम कहाँ जाता है। अगर मैं अपने चेयर से उठता था तो उसको मैं रोक लेता था, फिर टाइमर वो मैं स्टार्ट कर दिया, तो वैसे करके आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आप कितने घंटे दे रहे हैं, कितने घंटे बाहर जा रहे हैं। और तो ये न्यूज़पेपर का हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो यही है। इन्वायरमेंट में भी मेरी क्लास के नोट से शंकर आयस थोड़ा सा मैं पढ़ा था। शंकर आयस लोग जनरली शंकर आयस का रेफर करते हैं, बट अगर स्टैटिक पार्ट अगर आपको क्लासरूम में हो जा रहा है तो आप वो कर लीजिए। अगर बुक रेफ़र करना कर सकते हैं, मैंने रेफ़र नहीं किया था। और जो डायनेमिक पार्ट है इन्वायरमेंट और साइंस के, बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, तो इसके लिए मैं क्या करता था कि अगर आप बुक रेफ़र करेंगे या बुक पे हमेशा डिपेंडेंट होंगे, जो सबसे करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन है वो बुक में भी नहीं आएगा, वो 1 साल 1.5 साल बाद आता है। और यूपीएससी जैसा क्वेश्चन पूछेगा, बुक वैसा ही छापेगा,
मतलब दिखाने के लिए कि हाँ चलो हाँ बुक से आए, तो धीरे धीरे आप देखें कि जो जितनी भी किताबें हैं वो धीरे धीरे मोटी होती जाएंगी, क्योंकि यूपीएससी के पैटर्न पे वो कंटेंट जो है ऐड करते रहते हैं। तो आपको एक स्टेप आगे रहना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करिए, देखिए कहाँ से पूछ रहा है, फिर आप बुक्स या कोई और बुक रेफर करें या गूगल करें। तो इन्वायरमेंट के लिए मैं क्या करता था कि अगर आप देखेंगे जो नेशनल पार्क हैं, ये सबसे क्वेश्चन आता है, टाइगर रिजर्व से आता है। इसमें एक वेबसाइट है एनविस करके, ENVIS, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सारा जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो नेशनल पार्क हैं सारे डिटेल्स है वो आ जाएंगे। अब 50 टाइगर रिजर्व, 50 बनाई थी और 52 तो वहाँ आपको एज ए लोकेशन कौन सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, कौन सबसे एरिया में सबसे बड़ा है, पूरा लिस्ट आ जाता है। तो आप गो थ्रू करें, इसलिए इसमें आपको हार्डली एक दिन जाएगा। अगर आप अकेले पढ़ेंगे तो आपको कभी याद नहीं होगा। अगर आप 3-4 लोग मिल के पढ़ेंगे और बोलेंगे कि तुम पूछो, तुम पूछो, ऐसे ऐसे करके पूछेंगे पीयर ग्रुप में, तो आपको एक दिन में सारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे, आपको एक दिन में सारे ये याद हो जाएंगे, क्या कहते हैं, टाइगर रिजर्व याद हो जाएंगे। और वाइल्ड लाइफ का जो होता है वो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर क्वेश्चन आएगा तो आप गेस वर्क कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ आप वेबसाइट से रेफर कर सकते हैं। फिर एक होता है ईयर एंड रिव्यू। सारे मिनिस्ट्री का PIB पे ईयर एंड रिव्यू आता है 10 पेज का। अब तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी निकालने लगे हैं उसका जिस्ट, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप PIB वहाँ पे डालिए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट MOEFCC ईयर एंड रिव्यू PIB, आप गूगल करेंगे पहला लिंक आएगा, आप उसको खोलिए। 10 पेज का डॉक्यूमेंट होता है। इन्वायरमेंट के लिए मैं लास्ट 2 ईयर्स का जो है वो ईयर एंड रिव्यू देखता था। अब ईयर एंड रिव्यू पढ़ने का भी तरीका है, आप पढ़िए, वहाँ पे आपको कुछ टॉपिक रहेगा कि ये स्कीम न्यूज़ में है, ये चीज़ है, तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि गवर्नमेंट के मुताबिक कौन सा स्कीम इम्पॉर्टेंट है। सो फिर आप उस स्कीम को आप गूगल करके उसको डिटेल में पढ़ लीजिए। अगर आप स्कीम्स वगैरह पढ़ने जाएंगे तो 400-500 पेज की किताब हो जाएगी पूरे गवर्नमेंट स्कीम्स की, उतना तो पॉसिबल नहीं। तो मैं क्या करता था कि जो टॉप 10 मिनिस्ट्री है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर फार्मर्स हाँ वो है, फिर आपका इंडस्ट्री का है, फिर MOEFCC है, तो ये सारे जो टॉप 10 मिनिस्ट्री है उसका आप ईयर एंड रिव्यू आप देख लीजिए और फिर उसको गूगल कर लीजिए। जो उसके अंदर कोई टर्म्स अच्छे आ रहे हैं, कोई स्कीम्स आ रहा है, वो आप कर लीजिए। इससे आपका नॉलेज ब्रॉड होगा, आप ऑप्शंस जो है प्रीलिम्स में एलिमिनेट कर पाएंगे। और बहुत बार होता है कि मैं 2020 में देखा, 2019 में भी देखा, क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से आ जाते हैं, तो ये कर सकते हैं। फिर इन्वायरमेंट के लिए जितने भी यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो 3-4 लोग हम लोग बैठते थे, दोस्त लोग, और UN के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके वेबसाइट पे जाके उनका सारा टैब फटाफट चेक कर लेते थे। उसके कोई न्यू इनिशिएटिव है तो उसको हम लोग ट्रैक कर लेते थे। तो ये आप काम कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, 2-3 लोग मिलकर अगर करेंगे तो जैसे UNCBD है, UNCCD है, ऐसे करके आप सारे यूनाइटेड नेशंस के जो इम्पोर्टेंट है टॉप 10 आप उसके वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं। फिर इसके 2 पेज के मेरा जो फाइनल होता था वो 4 पेज का नोट्स होता था PIB से, और इससे सब मिला के 4-5 पेज का नोट्स। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन भी आते हैं या नॉलेज ब्रॉड हो जाता है तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाएंगे। फिर एक प्रीलिम्स में आता है आपको रिपोर्ट एंड इंडाइसेस का आता है। सो आप गूगल पे डालेंगे कि इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस रिसेंट UPSC, तो आपको 1-2 लिंक आएगा, आप वहाँ पे देख लीजिए। मैं लॉ एक्सीलेंस करके एक आता है, उसका जो है रिपोर्ट एंड इंडाइसेस वगैरह देखा था। लेकिन आप कहीं से भी आप गूगल भी करेंगे, यहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको कोई भी वेबसाइट से आता है, 2-3 आप चेक कर लें तो आप वहाँ से 50-100 रिपोर्ट का एक रफ आइडिया हो जाना चाहिए। UPSC 1-2 क्वेश्चन पूछती थी, 2020 में नहीं पूछी, 19 तक पूछती थी 1 या 2 क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो तैयारी है वो आप पूरा डायनेमिक रखें, पूरा गूगल का अच्छा इस्तेमाल करें। जो टॉपिक न्यूज़ में आ रहा है, जो आपको मैगजीन में, जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, उसको पूरा गूगल करें, उसके पूरा नोट्स बनाएं। और प्रीलिम्स में ये बहुत जरूरी है कि आपका पूरा नॉलेज जो है वो ब्रॉड हो।
प्लेस ऑफ इंटरव्यू की बात आती है कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा और इंटरव्यू के दरमियान कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्न क्या क्या पूछे गए और आपने जवाब क्या दिया, ऐसे प्रश्न जिसका जवाब नहीं भी दे पाए, कैसे आपने इंटरव्यू का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो उससे पहले सर थोड़ा एक प्रीलिम का मेंस हाँ मैंने सही बताइए, तो अच्छी बात है कि पूरा समय सोच लेने के लिए मूड में आए हैं। और जितने जो बच्चे हैं हमारे मिशन सिटी के, इसके अलावा पूरे इंडिया के लोग अभी आपको लाइव के माध्यम से भी देख रहे हैं, इसीलिए आप समझे कि अभी लाखों हजारों की संख्या में स्टूडेंट जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं और इतना कंफर्टेबल जो है वो कभी मौका मिलता है। इधर ट्रेनिंग में चले जाएंगे आज से पूरे, तो जितने भी प्रश्न है आप लोगों में वो प्रश्न भी हम लोग लेंगे। और चूंकि लाइन कट गई थी इसलिए पसीना ज्यादा हो रहा था, और धीरे धीरे ठंडक जो है आ गई है थोड़ी, और चूंकि एक दो जगह और भी जाना है सुबह को, इसीलिए आप जो प्रश्न जी बताइए ना, आप अपने तरफ से बताएंगे ज्यादा बेटर बताएंगे। देखो प्रीलिम्स में ऐसा होता है कि जब मैं मॉक टेस्ट देता था, आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मैं क्या करता था कि प्रीलिम्स में विजन आईएएस का जो 35 टेस्ट में सारा देता था, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कोचिंग है, काफ़ी सारे कोचिंग है, उसके जो है फुल टेस्ट ऐसे लगाता है, बस फुल टेस्ट, बाकी सब विजन आईएएस का। आप कोई भी कोचिंग का जो है पूरा टेस्ट लगा सकते हैं, और बाकी और कोचिंग का आप फुल टेस्ट लगा सकते हैं। और जब मार्क्स में देखता था तो मुझे 2020 में विजन आईएएस के एक टेस्ट में 54 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप और एग्ज़ाम से जस्ट 20 डेज बिफोर ऐसे हुआ था। उसके बाद में मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि आपको जो है मेरे मार्क्स जो है कंसिस्टेंटली 80 ही आए सारे मार्क्स टेस्ट में, और 2019 में मेरे मार्क्स 110 थे और 2020 में अराउंड 120। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट का मार्क्स है वो आपके रियल एग्ज़ाम से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रियल एग्ज़ाम में जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है उसमें कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई कॉमन सेंस लगा के आप ऑप्शन एलिमिनेट करके पहुँच सकते हैं। आप मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाए। 2019 में मैंने लगभग 72 मॉक टेस्ट लगाया था, हर दिन ही एक मॉक टेस्ट लगाता था। तो इसका बहुत एक अच्छा तरीका है कि जब आप प्लान करेंगे कि मॉक टेस्ट लगाना है, अगर आप दिन के एंड में प्लान करेंगे तो कभी मॉक टेस्ट दे नहीं पाएंगे। अगर आप दिन के शुरुआत में करेंगे तो उसमें भी मैं क्या करता था कि बेड से उठता था तो सीधा मॉक टेस्ट देता था 7 बजे से 9 बजे तक। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने आप को फोर्स मॉर्निंग में कर सकते हैं, तो आप मॉर्निंग में टेस्ट लगा सकते हैं। और 2020 में टाइम कम था, उसके बाद भी मैंने लगभग टेस्ट दिया था। तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि ठीक है, आप एक मॉक टेस्ट देते देते आपको एक हैबिट हो जाएगा। तो इसलिए मैं मॉक टेस्ट पे इंटरेस्ट करना चाहता हूँ। आप सिमुलेट हो जाएंगे कि एग्जामिनेशन में कैसे मैनेज करना है। 2-3 इटरेशन में मैं करता था, 1 2 3 करके, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। तो ये वाला चीज़ जो है एक्सपेरिमेंट करना और ये सब चीज़ करना आप कर सकते हैं। फिर एक यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा कि हाउ टू यूज़ एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी, अभिजीत सिन्हा सर का है, तो वो आप देख सकते हैं। आधे घंटे का वीडियो है कि एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ करना है, क्योंकि आपको 30-35 क्वेश्चन से ज़्यादा प्रीलिम्स में नहीं आएंगे, आपको इंटेलिजेंट गेस वर्क करना होता है। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी इसका डिटेल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करूँगा। और मेंस के लिए मैं भी जैसे ही प्रीलिम्स हुआ मैं ब्रेक नहीं लेता था। अगले दिन से ही मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। और 90 दिन का गैप होता है। आप पहला दिन बैठ के पूरा प्लान करिए कि कब आपको टेस्ट करते हैं, कितने दिन में क्या करना है। जनरली आधा टाइम मैं ऑप्शनल और आधा टाइम जीएस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता था। और मेन प्रीलिम्स का जस्ट अगले दिन से जो है आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी थी, 1-1 घंटे का स्टार्ट में, फिर हर तीसरे या चौथे दिन 3 घंटे का। ये 2019 में किया। 2020 में थोड़ा कोविड था और टेस्ट सेंटर्स क्लोज थे, तो कम टेस्ट लिखे। उसके बाद भी मैंने लगभग 15 से 20 टेस्ट जो है वो लिख दिया था, वो 3 महीने के जो ड्यूरेशन। सो टेस्ट सीरीज मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस, जैसा कि मैं कहा कि आपका सोर्सेस लिमिटेड होने चाहिए, तो आप मॉडल आंसर्स जो हैं वो रेफ़र कर सकते हैं। मैं विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज में लिखा था, सो मैं उसके मॉडल आंसर्स रेफ़र करता था और उससे भी मैं जो है शॉर्ट नोट्स बनाता था। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा GS 1-2 इसके बीच में 2 घंटे का गैप होगा, फिर GS 3-4 इसके बीच में 2 घंटे का गैप है। तो एग्ज़ाम से पहले 2 घंटे में आपको क्या रिवाइज करना है ये आपको पहले सोचना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे।
तो मेरे 10 पेज के काफ़ी क्रिस्प नोट्स होते थे, ऐसे बुलेट पॉइंट्स होते थे, ऐसा वो हथियार जैसा है। एग्जामिनेशन हॉल में बोलते हैं क्वेश्चन में ढूंढता थी कहाँ मैं उस चीज़ को यूज़ कर सकता। तो मेरे पास जैसे इकोनॉमी के लिए 10 ग्राफ होते थे, तो मैं वो इकोनॉमिक सर्वे बजट से उठाता था। आपको याद रखना है कि अगर इकोनॉमिक सर्वे बजट रेफर करेंगे, मैं सिनॉप्सिस ही रेफर करता था विजन या कोई और कोचिंग का। सो उसमें क्या होता है कि आपको 50 डायग्राम होंगे, आपको ध्यान रखना है कि 50 आपको याद नहीं करने, आपको जो अच्छा लगता है कोई 10 उठा लीजिए। मैं 10 रखा था, क्योंकि 10 में से भी मैं 5 एग्जामिनेशन हॉल से पहले 5 ही देखा था, और ये था कि 5 भी अगर मैं यूज़ कर लूँ 20 क्वेश्चन में, तो एक मार्क्स जो है वो सारे क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके आप हर एक पेपर के लिए जो आप बुलेट पॉइंट्स रेडी रखें और एग्जामिनेशन हॉल जाने से पहले सारा देखें और उसको तुरंत जो है यूज़ करें। और ये यूज़ आप तब कर पाएंगे जब आप मॉक टेस्ट में पहले यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे सोचने का कुछ ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो जैसे वाटर का क्वेश्चन जो है वो हर साल आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, वाटर मैनेजमेंट पे, वाटर रिसोर्स पे क्वेश्चन आना ही आना है। तो मैं एक चार्ट याद कर लिया कि 1947 में लगभग 5000 लीटर्स पर पर्सन जो है वो था इंडिया में अवेलेबिलिटी, और अभी क्या है और 2050 के अराउंड क्या होगा। तो वो ग्राफ कर दिया और डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखा दिया। तो जब भी वाटर का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले मैं ये ग्राफ साइड में से करके बनाऊंगा, मैं शेयर करूंगा ये, तो ये सीधा आपका 1 मार्क्स जो है वो बढ़ा सकता है। और आपका एम होना चाहिए कि जो आंसर राइटिंग करते हैं डेली, उससे आपको एक मिनिमम मार्क्स आ जाएगा लगभग 70-80। इसके बाद जब वैल्यू एडिशन करेंगे तो 1 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, आधा मार्क्स ऐसे कर सकते क्वेश्चन में आएंगे, तो आप 100 प्लस हो जाएंगे। सो ओवरऑल जीएस में आपका 400 प्लस जो है वो टारगेट है। इंटरव्यू का स्टेज जो है वो थोड़ा ये होता है कि वो आपके हाथ में नहीं होता, आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो जब लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरे मेंस में डिसेंट स्कोर थे, 823 थे, और जीएस में 428 थे 2019 में, बट इंटरव्यू में मुझे 146 ही थे। सो उसके कारण रैंक जो है वो नीचे आया। बट वो मैं चाहता हूँ अच्छा ही हुआ, क्योंकि इसमें एक भी सीट बिहार कैडेट में नहीं था। अगर लास्ट ईयर रैंक 1 भी आते तो बिहार कैडेट नहीं मिलता, इस बार एक सीट है। सो इंटरव्यू का मैं कहना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस जो है, अगर आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू बोर्ड को फेस कर लेते हैं और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप कॉन्फिडेंटली बोल देंगे कि सर मुझे नहीं पता, आपको 170 to 180 आ जाएगा। मतलब उतना ही करने से आपको 170 आ जाता है। बाकी जो है वो इंटरव्यू बोर्ड पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे बोला, कितने कन्विक्शन के साथ बोला। तो इस बार मेरा फोकस ये रहा कि मैं जब इंटरव्यू बोर्ड में जाऊं तो कॉन्फिडेंटली मैं उनको फेस करूं। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर चीज़, हर स्टेज का जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर मुझे उतना टाइम मिल नहीं पाया था और उतने पीरियड ग्रुप भी नहीं थे। इस बार मैं क्या किया कि मिरर के सामने थोड़ा प्रैक्टिस किया, जो आपको क्वेश्चन पता है, जो आपके बैकग्राउंड से, आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप 5 दिन भी मिरर के सामने बोलते हैं तो आपका उस जो क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा कि वाई यू वांट टू जॉइन सर्विसेज, ये सब, ये आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और आप एक्सप्रेशन देख पाएंगे। फिर मैं फ्रेंड सर्कल में 2-3 लोग थे, उनको मैं बोलता था कि अच्छा तुम क्वेश्चन पूछो, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करता था और कुछ मॉक्स दिए थे। 2019 में मैंने 10-12 जगह मॉक्स दिए थे और कहीं पर उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। 2020 में मैंने एक दो जगह ही मॉक दिया था, बाकी मैं मिरर के सामने और अपने फ्रेंड सर्कल में जो है वो प्रैक्टिस कर लेता था। जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है, मेरे बैकग्राउंड से क्वेश्चंस रहा। पहला क्वेश्चन सर का ये था कि अगर तुम गांव से आते हो तो तुम उस एरिया को जानते हो, अगर कटिहार का डीएम बना दिया जाए तो तुम अगले 2 साल क्या करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन थे। फिर बोले कि गांव में तुम कौन कौन से स्कीम्स देखते हो जो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है लास्ट 5 साल में, या कहाँ फेलियर है, कहाँ लिमिटेशन है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर मेरा जो बैकग्राउंड है, जैसे मैं इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस भारतीय रक्षा लेखा सेवा में हूँ, तो उससे रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड जो भी होता है उसको मैं प्रिपेयर किया था। और डिफेंस प्रोडक्शन, ऑफसेट क्लॉज, ये सारे से क्वेश्चन आए थे।
फिर करंट अफेयर से अफगानिस्तान की इशू काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो अफगानिस्तान इशू से क्वेश्चन आया। फिर मेरा जो बैकग्राउंड है IT बॉम्बे, और फिर मेरा इंटर्नशिप था अमेरिका में 2 महीने का इंटर्नशिप था, तो उसके क्वेश्चन थे कि कंपैरिजन करो कि US के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें क्या सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस देखते हैं। सो मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे या तो आपके बैकग्राउंड से या तो करंट अफेयर्स से होंगे, बट इसमें आपको ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन आपके बैकग्राउंड से होंगे तो दे एक्सपेक्ट यू टू नो, कि आपको पता होना चाहिए। और जो करंट अफेयर्स है तो यू कैन ऑलवेज से कि सर मुझे अभी नहीं पता, या कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आप हमेशा कह सकते हैं कि सर मुझे नहीं पता, उसमें आप वो आपको जज नहीं करेंगे। ऑलरेडी जो है 2 जगह जाना है, मैंने बात भी कर दिया था। अभी के अपने यहाँ उन्होंने स्कूलिंग की थी कदम कुआं के पास है, और फिर जाना है CIMT संतुष्टा। तो जो प्रश्न वगैरह है मुझे 15 मिनट का टाइम दिया, 15 मिनट में आप लोगों के पास जो समय है इसमें मीडिया को भी समय देना है। मुझे टीम से भी आ गए, बाकी मीडिया के बंधु आ गए, जितने मीडिया वाले हैं सब लोग को यही बुला लिया है। कॉल आप देख रहे हैं कि हर सेकेंड कॉल आ रहा है। तो आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में आप जब IAS बने तो इसी तरह से कॉल है, इसी तरह